नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के जख्मों पर रखा मरहम। पीड़ितों ने रो रो कर सुनाई जुल्म की दास्तां। दिल्ली के दयालपुर में 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल प्रेमी होंगे शामिल। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं के प्रमुख नेता भावेश चंद्र रॉय की पीट कर हत्या। हिंदुओं में डर का माहौल। और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को अमेरिका और इटली ने बताया सदी की सबसे बड़ी संपर्क परियोजना। दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की जताई प्रतिबद्धता। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक गांव से बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने और कोलकाता और भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने रैली के साथ समापन करने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा युवा मुक्ति मोर्चा ने कोलकाता पुलिस से रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रैली निकालने की अनुमति दी है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बंगाली हिंदू बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक गांव से बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने की इजाजत दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर और उनकी टीम आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची और हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो तकलीफ लोगों को यहाँ हो रही है वो सब अमानवीय कृत्यों और लोगों की मांग को सरकार के सामने रखेंगे। इन इलाकों में 8 से 12 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता को कथित तौर पर उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता और बांग्लादेश पूजा उट जापान परिषद के उपाध्यक्ष भावेश चंद्र रॉय की पीट कर हत्या कर दी गई। इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय में रोष और भय का माहौल है। दरअसल 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर भावेश को घर से अगवा कर लिया। बाद में हमलावरों ने कथित तौर पर भावेश के बेहोश शरीर को एक वैन में वापस उनके घर भेज दिया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। भावेश चंद्र रॉय की गिनती बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू नेता के रूप में होती थी। जब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो रॉय ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए। अभी कल ही भारत की ओर से बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फटकार लगाई गई, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं के प्रमुख नेता की हत्या कर दी गई। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हादसा देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुआ, जब अधिकतर लोग सो रहे थे। मृतकों में शामिल एक परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि ये 4 मंजिला इमारत थी जो रात करीब 2:30 बजे गिरी। मेरे 2 भांजे इस हादसे में मारे गए। मेरी बहन, बहनोई और भांजी भी घायल हैं। उन्हें जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी है और कमज़ोर हो चुकी, बावजूद इसके उसमें परिवार
के लोग रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें, राहत बल तैनात किए गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी रणदीप लावा ने बताया कि हादसा सुबह 3 बजे पेश आया। 14 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं ये 4 मंजिला इमारत थी। बचाव अभियान जारी है। 8 से 10 लोग अभी भी फंसे होने की आशंका है। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राहत और बचाव कार्यों में डीडीएमए, एनडीआरएफ, डीएफएस और अन्य एजेंसियां सतत रूप से जुटी हैं। सभी घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिनकी मृत्यु हुई, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक ढह गई। इसे लेकर मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जिन्होंने भी लापरवाही की है उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनियां गरीबों को बिजली कनेक्शन नहीं दे रही। एमसीडी और ऐसे कई विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इस घटना से उनकी पोल खुल गई। 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था, उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिजली कंपनी गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है। मकान के नीचे अंदर बिजली का पोल लगा है, फिर उसको कनेक्शन कैसे मिल गया? घर के बाहर यदि तार चले जाए, गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ इतना बड़ा ये प्राइवेट कंपनी हो या एमसीडी का हो, इन डिपार्टमेंटों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आज इस हादसे ने इनकी पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अभी आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। अभी तक कोई जान हानि की खबर सामने नहीं आई है। आग की सूचना मुझे मिली थी कि परेड में लल्लू जी के टेंट के गोदाम में आग लगी है। मैं तत्काल फायर स्टेशन पर जितने भी फायर टैंकर थे सारों को वहां से रवाना किया। सबके सहयोग से इसमें हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम, कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान से लिवर खराब होने की समस्या आ रही है। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है और आज इसी दिवस के अवसर पर पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की होली पार्टी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार विवादों में बनी हुई है। अभी जो स्टेट 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो दिए गए वादे 1500 रुपए के प्रति महिला, 300 यूनिट बिजली फ्री के, किसानों को दिए गए वादे, युवाओं को दिए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहा है। वो स्टेट अब 2 करोड़ के विज्ञापन नेशनल हेरिटेज को दे ही रहा था और अब उसके चीफ सेक्रेटरी जो एक्सटेंशन पे थे वो 1,22,000 की होली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कांग्रेस के राज में टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है। कांग्रेस के राज में
पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, डीए नहीं दे पा रहे हैं। होटल जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, वो बिकने की कगार पर है। हिमाचल भवन बिकने की कगार पर है, परंतु 2 करोड़ के विज्ञापन गिफ्ट किए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को। यही है वो खटाखट मानसिकता, मैरी एंटोनेट मानसिकता। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली के अगले 7 दिनों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी, गरज के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की चेतावनी दी। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की भी चेतावनी दी है। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चारधाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीकेटीसी के अधिकारी यात्रा से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों, सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रियों में से एक चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जोरों पर है क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे प्रतिभागी बहुप्रतीक्षित वेव समिट के लिए तैयार हो रहे हैं। संगीत निर्माण और लाइव प्रदर्शन में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग का उत्सव मनाते हुए रेजोनेट द ईडीएम चैलेंज ने अपने टॉप 10 फाइनलिस्ट की घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के सहयोग से रेजोनेट ईडीएम चैलेंज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संगीत, फ्यूजन साउंड्स और डीजे प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इसके प्रारंभिक चरण की जजिंग भारत की अग्रणी म्यूजिक कंपनी और डीजे प्रशिक्षण संस्थान लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी के प्रोफेशनल्स के द्वारा की गई है। मुझे जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी कि कैसे सारे प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट ने इंडियन फोक म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अपने अपने स्टेट के और इन इंडिया इन जनरल, उन्होंने कैसे ये कल्टिवेट करके कल्मिनेट करा इन दी फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बोलते हैं, डांस म्यूज़िक। इंडियन आर्टिस्ट की जो मैं क्वालिटी की बात करूं, आज के वक्त में मेरे हिसाब से जो क्वालिटी का लेवल है दोनों ही फॉरेन आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट का, मेरे हिसाब से वो सेम ही पैमाने पे है। एंड अगर हम बात करें इंडियन आर्टिस्ट की फ्यूचर की एंड दी ईडीएम जॉनरा की, मेरे हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है फॉर दैट, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये चैलेंज दुनिया भर के कलाकारों, संगीतकारों और परफॉर्मर्स के लिए खुला था, जिनके पास ईडीएम निर्माण और प्रोडक्शन का पूर्व अनुभव है। इसे प्रतिभा के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है। प्रयाग मेहता का मानना है कि वेब समिट विजेताओं और अन्य ईडीएम आर्टिस्ट को व्यावसायिक और रचनात्मक मंच प्रदान करेगा, जहां वो अपनी कला को और निखार सकते हैं। आई थिंक वेव समिट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए। आगे जाके ये इकोनॉमी, क्रिएटर्स इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी हम नॉलेज पार्टनर है IMI और MIB के, और द आइडिया वाज जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक बनाते हैं या परफॉर्म करते हैं,
उन्हें ये कंपटीशन के बारे में बताएं जो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, जो नेशनल लेवल पे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं और जो अच्छा म्यूज़िक परफॉर्म भी कर सकते हैं, और हमें लगता है कि वेव्स समिट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये आर्टिस्ट के लिए, उनकी टैलेंट शोकेस करने के लिए। शीर्ष 10 में चुने गए प्रतिभागियों में मुंबई के श्रीकांत वेमुला और मयंक विधानी, पुणे के क्षितिज खोदवे, असम के कुमारी काटा से आदित्य उपाध्याय और दिल्ली के देवांश रस्तोगी शामिल हैं। ये फाइनलिस्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक दृश्य की एक जीवंत झलक पेश करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक और एम्बियंट स्टाइल से लेकर हाई ऑक्टेन डांस ट्रैक्स तक फैली हुई है। अब ये सभी प्रतिभागी आगामी मई महीने में होने वाले वेब समिट में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के बीडीओ डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया कि इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली। इससे लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना बढ़ोतरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। मरकज की जानिब से चलाई जा रही फलाही बहबूद स्कीमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि बीडीओ शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीबीटी एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो पीएम किसान की स्कीम हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हो, आप उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था, वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था, तो उसकी वजह से लीकेज होती थी, या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचती है। तो 2013 में मरकजी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे 24-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार को। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट वर्ड बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोपिन किया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस डीबीटी की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद बीडीओ शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। गुलजार हबीब, डीडी न्यूज़, शोपियान। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। बात कनाडा की, जहाँ 21 वर्षीय भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार हरसिमरन जिस बस स्टेशन पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी, वहां अचानक 2 गुटों में गोलीबारी शुरू हुई। 2 गाड़ियां एक दूसरे पर गोली चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से गोली हरसिमरत को जा लगी। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हरसिमरत के परिवार के साथ संपर्क बना हुआ है, उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। इस मुश्किल समय में हम उनके परिवार के साथ हैं। अमेरिका और इटली ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी का सबसे बड़ा आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना के रूप में बताया। इस संयुक्त बयान में कहा गया कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत, खाड़ी देश, इजराइल, इटली और अमेरिका के साथ साथ आर्थिक विकास का एकीकरण होगा और प्रोत्साहन मिलेगा। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भागीदार देशों को बंदरगाहों, रेलवे और समुद्र के अंदर केबल से जोड़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।
दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को प्रोत्साहन देने, सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों पर अमेरिकी इटली रणनीतिक गठबंधन को और प्रगाढ़ करने का भी संकल्प लिया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए MOU के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी थी। वहीं दिल्ली की टीम 6 मैचों में 5 जीत और 1 हार के साथ 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार रंग में नजर नहीं आ रही। टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद ये प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास है। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। पिछले दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को और गहराने का अवसर प्रदान करेगा और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा, जो कि सहायक साबित होगा। आइस स्टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश के पहला पदक जीतने वाले आदिल मंजूर पीर देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का सपना रखते हैं। आदिल कश्मीर के कुपवाड़ा से आते हैं और उनके मुताबिक केंद्र सरकार की खेलों को लेकर नीतियों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई राह दी। आदिल मंजूर पीर से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप इसका आनंद दीजिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है और यहाँ के युवा जो हैं वो न सिर्फ खेलों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कश्मीर के नाम को खेलों के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर एक नई पहचान भी दे रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है आदिल मंजूर पीर, जो इसकी इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने आइस स्टॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी उसमें मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि देश का पहला मेडल भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि ये आइस स्टॉक खेल है क्या? आइस स्टॉक एक्चुअली एक स्टॉक बॉडी होती है आयरन की, जिसमें नीचे से प्लेट लगा होता है एंड उसमें हैंडल लगा होता है जिसको आप स्लाइड करते हैं। आप जो हैं वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में भी कुपवाड़ा से आप आते हैं, वहाँ से लेकर के अभी आज यहाँ पर हैं, अपनी इस जर्नी को बताइए थोड़ा। ऑब्वियसली जो सफ़र रहा है इसमें मुश्किलात भी आए, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई कोच, माई मेंटर्स, माई टीममेट्स, माई फैमिली, ऑल दोज जिन्होंने इस जर्नी में मेरी मदद करी है, जो इस जर्नी में मेरी हेल्प करी है। सफ़र आसान नहीं होता है, बट इसको आप अपने तरीके से आसान बना सकते हैं अगर आप में चाहत है, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है। आपके बारे में बोला जाता है कि आप रग्बी जो था वो आपका पहला शौक़ था, तो रग्बी से आइस स्टॉक आने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और ये बदलाव क्यों आया? रग्बी की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी बैक इन 2007 एंड उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए और जब आइस स्टॉक को इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया में, तो तब हम स्टार्टिंग में ही हमें अच्छा लगा था कि आइस स्टॉक एक अच्छी गेम है, हम इसमें देखते आजमा लेते अपना एंड देन उसके साथ साथ करते गए। भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास हो रहा है वहाँ के युवाओं को खेलों से जोड़ने का, ताकि वो मुख्य धारा से भी जुड़ें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। उसके बारे में बताइए। खेलों में अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया, जैसे विंटर गेम्स में खेलो इंडिया रिसेंटली हुआ था गुलमर्ग में,
बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रॉपरली अपना टैलेंट शोकेस करने का। बच्चे प्रॉपरली उस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रैब कर पा रहे हैं और वो अपना जो मुजाहरा है वो आलमी सतह पे भी कर पा रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आदिल मंजूर पीर, जो खिलाड़ी तो एक हैं लेकिन इन्होंने रग्बी में भी अपने हाथ आजमाए हैं, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में भी आए हैं और अब आइस टॉक जो गेम है उसमें भी अपने आप को सामने रख रहे हैं और देश का मान जो है वो मेडल जीत कर बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे दिवेर के इस युद्ध ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की पटकथा लिखी। ये जो है बहलोल खां और सुल्तान खां के वध की थीम पर बना है। खुला स्थान आप स्मारक पर देख रहे हैं। ये जो है महाराणा प्रताप के जीवन का संघर्ष की कहानी है। दौड़ ने उसको बोला मैराथन और मेवाड़, क्योंकि लंबी लड़ाई